यहाँ पर हमारे पास दो ग्रुप्स हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। आप जानते हैं कि ग्रुप 1 को क्या कहते हैं? अल्कली मेटल्स। क्यों कहते हैं इन्हें हम अल्कली मेटल्स? व्हाई दे आर नोन एज अल्कली मेटल्स? बिकॉज ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं इन्हें अल्कली मेटल्स कहा जाता है बिकॉज दे रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म अल्कली। दे रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म बेसिस और हाइड्रोक्साइड्स, इसीलिए इन्हें अल्कली मेटल्स कहा जाता है। सिंस दे रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म अल्कली, हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं ये। ठीक है, अब हमारे पास है ग्रुप 2। ग्रुप टू के एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? अल्कली अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्यों बोलते हैं इन्हें अल्कलाइन अर्थ मेटल्स? सर बिकॉज क्योंकि अर्थ के क्रस्ट पे मिलते हैं। हाँ, जो इनके ऑक्साइड्स हैं, इनके ऑक्साइड्स अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, और जब इनकी वाटर से रिएक्शन की जाती है तो जो इनके हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं वो भी अल्कलाइन इन नेचर होते हैं। ठीक है, तो इनके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स बेसिक नेचर के होते हैं, इसीलिए इन्हें अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर, सिंस देयर ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर अल्कलाइन इन नेचर, and their oxides are found in earth crust. Their oxides are found in earth's crust. ठीक है, चलिए अब मुझे बताइए कि जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2s1। ग्रुप 1 की बात कर रहा हूं मैं, ग्रुप 1 के सारे एलिमेंट्स का जनरल 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सर 1s2 NS1 NS1। यस, हम जब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो उसका नियरेस्ट नोबल गैस लिखते हैं, और नोबल गैस के पीछे हम लिखते हैं NS1। ये बताइए n क्या चीज है? पीरियड नंबर शेल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या फिर nth शेल, या फिर nth पीरियड। ठीक है, ये सारा आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ रखा है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ग्रुप 1 के केस में, तो ग्रुप 1 वाले जो सारे एलिमेंट्स हैं उनमें सोडियम और पोटेशियम ये हाईली एबंडेंट एलिमेंट्स हैं, ये सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, सोडियम एंड पोटेशियम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम यहाँ पे लिख लेते हैं। हाईली एबंडेंट कौन से हैं? सोडियम, पोटेशियम। इनमें से रेडियो एक्टिव कौन से हैं यहाँ पर? विच इज द रेडियो एक्टिव एलिमेंट? फ्रांशियम इज द रेडियो एक्टिव। आपको पता है सारे ग्रुप 1 के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं हमारे पास? जल्दी से बताइए, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं अल्कली मेटल्स के अंदर? हाइड्रोजन, सर लिथियम, हाइड्रोजन, सोडियम, हाइड्रोजन, पोटेशियम, लिथियम स्ट्रोंटियम, सोडियम पोटेशियम पोटेशियम, रुबिडियम स्ट्रोंटियम, रुबिडियम एंड फ्रांशियम। नहीं। सर रुबिडियम है। स्ट्रोंशियम है? नो सर सीएस करके हाँ सीएस सीजियम है सर, सीजियम है, सॉरी सीजियम है। हाइड्रोजन है? नो सर नहीं है सर। नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ना करे रब से सीडियम, फ्रांशियम। सर ये आपने एनजी क्या लिखा है? कहाँ लिखा है mg? एनजी एनजी नोबल गैस, नोबल गैस। एनजी मतलब नोबल गैस, जो भी नियरेस्ट नोबल गैस होगा ना वो आएगा। जैसे मान लो जब आप लिथियम का लिख रहे हो तो बताओ लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3। 3 लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है। तो लिथियम का नियरेस्ट नोबल गैस कौन सा है? हीलियम हीलियम हीलियम। तो जो भी नियरेस्ट नोबल गैस है वो यहाँ लिखा जाता है ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। तो लिथियम के लिए आप क्या लिखोगे? हीलियम। सोडियम के लिए क्या लिखोगे? सोडियम के लिए क्या नियॉन। लिखोगे? नियॉन नियॉन। नियॉन। समझ गए आप? यस सर।
तो हाइड्रोजन इज नॉट अ अल्कली मेटल। ये शुरुआत होती है लिथियम की। लिथियम सबसे पहला एलिमेंट है अल्कली मेटल्स में से। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको? यस Yes, सर। sir. चलिए ग्रुप 2 में बताइए। ग्रुप 2 बेरिलियम, में आपके मैग्नीशियम पास क्या होगा? बेरिलियम से शुरुआत होगी। मैग्नीशियम हीलियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कैल्शियम, स्ट्रोंथियम, बेरियम, बेरियम, रेडियम, रेडियम, बेरियम एंड रेडियम। रेडियम। ठीक है, चलिए इन सब का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? सर NH2, NS2. नोबल गैस नोबल नोबल गैस गैस NH2। 2। और यहाँ पर सबसे ज्यादा एबंडेंट कौन से एलिमेंट्स होते हैं? सर मैग्नीशियम, Magnesium. मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। कैल्शियम। यस, कैल्शियम। so here magnesium and calcium are the most abundant elements। ठीक है, चलिए और यहाँ पर हम एक और चीज की बात करेंगे जो आगे चल के हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे इसे। इसको Sir, बोलते हैं, या बोलो। sir, radium radioactive metal है ना? या रेडियम इज आल्सो रेडियोएक्टिव इन नेचर। बेसिकली आप ये चीज यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे पूरे पीरियोडिक टेबल में कि जो भी हायर एटॉमिक मास वाले एलिमेंट्स होते हैं, हायर एटॉमिक मास वाले एलिमेंट्स वो काफी अनस्टेबल होते हैं। बेसिकली उनका न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो जो है वो उनका अनस्टेबिलिटी का एक रीजन होता है। आप आगे 12th में एक चैप्टर आएगा आपके न्यूक्लियर केमिस्ट्री, तो वहां पर आप ये चीज पढ़ेंगे कि उनका न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो जो है वो ज्यादा होने के कारण ये एलिमेंट्स अनस्टेबल होते हैं। तो ऐसा कहाँ देखा जाता है? जनरली उन एलिमेंट्स के लिए जो हेवी एलिमेंट्स होते हैं, मतलब जो पीरियोडिक टेबल के नीचे लाई करते हैं, बॉटम मोस्ट एलिमेंट्स, वो जनरली रेडियो एक्टिव होते हैं हर ग्रुप में, मतलब मोस्ट ऑफ द ग्रुप्स में। ठीक है, तो जब भी हम यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस वगैरह पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ेंगे, तो उसमें हम इन नीचे वाले एलिमेंट्स की बात नहीं करेंगे क्योंकि वो तो रेडियो एक्टिव होते हैं, उनसे हम दूर ही रहते हैं, है ना? रेडियो एक्टिव एलिमेंट से दूर ही रहना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी हम यहाँ पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप, आप में से कोई बता सकता है ये क्या होता है? सर कुछ नहीं पता। सर नो आइडिया। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो नो सर, डायगोनली प्लेस्ड हैं पीरियोडिक टेबल में और वो सिमिलैरिटी शो करते हैं। क्यों शो करते हैं सिमिलैरिटीज? बिकॉज उसकी आयनिक साइजेस सिमिलर होती है, उनकी आयनिक साइजेस सिमिलर होती है और उनका चार्ज बाय रेडियस रेशियो भी सिमिलर होता है। उसकी वजह से ये एलिमेंट्स अपनी प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटी शो करते हैं और ये एलिमेंट्स डायगोनली प्लेस्ड होते हैं पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल में ये डायगोनली प्लेस्ड होते हैं। तो अगर आप पीरियोडिक टेबल में लिथियम और मैग्नीशियम की पोजीशन चेक करेंगे, लिथियम और मैग्नीशियम की पोजीशन, तो आप ये देखेंगे कि लिथियम एंड मैग्नीशियम आर डायगोनली प्लेस्ड। यस सर। तो ये दो एलिमेंट्स हैं वो डायगोनल रिलेशनशिप रखते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है। इसी तरह थोड़ा आप आगे चलेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम, बेरिलियम और एल्यूमिनियम ये दोनों भी डायगोनल रिलेशन रखते हैं। सर गो लिटिल स्लो। यहाँ तक आपको समझ में आया? यस सर। चलिए, यस सर। तो डायगोनल सर वो जो आपने रिलेशनशिप, रीजन बताया वो लिख दो ना, हाँ मैं आपके लिए लिख लेता हूँ यहाँ पर। डायगोनल रिलेशनशिप के लिए देखो, सर रीजन वो। ड्यू टू, सर फिर बोरान और सिलिकॉन भी होगा ना? करेक्ट करेक्ट, ड्यू टू सिमिलैरिटीज, सारे एलिमेंट्स नहीं शो करते हैं, कुछ ही शो करते हैं। ड्यू टू सिमिलैरिटीज इन ionic sizes, due to similarities in ionic sizes और charge by radius ratio। ये आपने शायद पहले भी पढ़ा होगा पीरियोडिक टेबल में, इसके बारे में पढ़ा था। नो सर। Few elements show similarity in their properties। They show similarity in their properties and therefore they are diagonally placed। सर प्रॉपर्टी कौन सी होती है इनकी केमिकल या जिस कौन तरह सी? से रिएक्ट करते हैं,
ठीक है, जिस तरह से रिएक्ट करते हैं, कुछ इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये कुछ प्रॉपर्टीज इनकी आइडेंटिकल होती हैं। टोटल हमारे पास यहाँ पे 3 पेयर्स होते हैं कल्पना, जो यहाँ पर ओके हम सर। देखते हैं 3 पेयर्स होते हैं। कौन कौन से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो मैंने अभी आपको बताया। कौन कौन से बताया मैंने? लिथियम मैग्नीशियम, लिथियम के साथ यहाँ पर डायगोनली मैग्नीशियम, और बेरिलियम और एल्यूमिनियम, बेरिलियम के साथ एल्यूमिनियम, और बोरॉन सिलिकॉन। बोरोन के साथ सिलिकॉन। आप, मुझे लगता है आप इसको पिक्चराइज कर पा रहे हैं पीरियोडिक टेबल के हिसाब से, यस यस सर। सर। इनकी पोजीशंस के हिसाब से। ठीक है, चलिए, तो ये हो गई बात डायगोनल रिलेशनशिप की। अब हम क्या करते हैं, अब हम इंडिविजुअल ग्रुप्स पर चलते हैं। सबसे पहले हम ग्रुप 1 लेते हैं, उसको पूरा डिटेल में पढ़ लेंगे, फिर बाद में ग्रुप 2 पर चलेंगे। ठीक है, और उसके बाद आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं ग्रुप 1 पर। ये यहाँ तक लिख लिया आपने सारा? यस सर। सर सारे लिखवा दो डायगोनल वाले। सर हाँ, सारे डायगोनल चार रिलेशनशिप लिखा दो ना टेबल यही के। यही है सर सारे चार्ज डायगोनल बाय रिलेशनशिप्स। सर इतने ही है बस? यस, ठीक है। ये लिमिटेशन भी है इसका, क्योंकि आप जब देखोगे, जब पीरियोडिक टेबल बनाया गया था, तो उसमें शुरुआत में काफी सारी लोगों ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया, लेकिन हर एक चीज के काफी ड्रॉबैक्स भी यस थे। सर। सबके। तो डायगोनल रिलेशनशिप कुछ ही एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल था, सबके लिए नहीं था। ठीक है, यस। सर हाँ, सर बी के साथ कौन चार्ज सा क्रॉस किया आपने एलिमेंट? सिलिकॉन सिलिकॉन सर बीई सिलिकॉन के साथ। बी के साथ एल्यूमिनियम, सर बेरिलियम के साथ। चार्ज बाय रेडियस रेशो क्या होता है इसमें? चार्ज बाय रेडियस रेशियो क्या होता है? चार्ज बाय रेडियस रेशियो का मतलब है कि जो सिंपल वही बात, जो मतलब कोई भी अगर आयनिक स्पीशीज है, तो जो भी उन पे चार्ज आया, जैसे मान लो बेरिलियम आपका शो करेगा +2, एल्यूमिनियम शो करेगा +3, तो ये हो गया उनका चार्ज। और जो उस आयन की साइज होगी उस कैटायन की, उसको बोल दिया हमने उसकी रेडियस। मतलब यहाँ पर साइज हमेशा रिफर्स टू रेडियस ऑफ द आयन, साइज ऑलवेज रिफर्स टू रेडियस। ये सिंपल है चार्ज बाय आयन रेशियो। ये आपको याद नहीं रखने होती है, इनकी वैल्यूज आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं होती है। ठीक है, ओके सर। चलिए आगे चलते हैं, हम शुरुआत करते हैं ग्रुप 1 से। ये कुछ बेसिक चीजें देखी आपने यहाँ पर। तो ग्रुप 1 से हम शुरुआत करते हैं। ग्रुप 1, इन्हें हमने बोला अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स, ठीक है। तो जो अल्कली मेटल्स हैं, Shubham sir, यस जी सर, Shubham sir, जी सर, can I make one announcement? या श्योर सर। The students, you are able to hear me? Yes, sir. यस सर। Yes, यस sir. सर। Okay. यस सर। Okay, I just wanted to know. Actually, tomorrow Anupam sir is going for a 2 days tour somewhere. Okay. So after morning 9-10 a.m. he will leave for it. So he wanted that if he can take us some class in morning. Sir, we So I have just school class also, sir, at that time. I just want to know who is telling this. Sir, me Yugansh. So you have class from what time? Sir, 7:55 to 12:10, sir. Sir, You 5 to can 6 ले take सकते हो। before 7. यस सर, सुबह 6 से 7 कभी भी ले लो। Sir, 5 से to 6 7 भी चलेगा। Sir, एक मिनट। 8 o'clock से आज ही school ले होता लो है। इस क्लास के बाद। अच्छा ठीक है। सर वरना Do आज ही one ले लो thing. इस क्लास के बाद। नहीं सुनो सुनो। We Just have an MBA let class. me know. Just let me know one thing. How many of you are not comfortable if we क्योंकि after 7:55 तो class is not possible because schools will be there. So 6:30 to 7:30 if we keep, how many are uncomfortable? Type 0. If more than 4-5 are uncomfortable, we will not keep. सर Simple. चैट एवरीवन के लिए नहीं है। Shubham sir, can you make chat available in some setting there?
Yeah, it's done now. I think option is done. Yes, sir, So it's done. students can write it down. So we'll decide it. Yes. अभी 0 है। बाकी बच्चे नो कमेंट्स हैं। ठीक है, काफी बच्चों का 0 है, रहने दो, विल नॉट कीप। अच्छा शुभम सर, यू विल आल्सो बी देयर। Yeah, yes, sir. ठीक है सर, थैंक यू सो मच, यू कैन कंटिन्यू नाउ। Sure, sir. आई हैव टेकन द इनपुट्स। Sure, sir. चलिए, everyone. So what we were discussing? सर ग्रुप Group 1 one. अल्कली मेटल Group ग्रुप 1 1 कंप्लीट alkali करने metal. था, Yeah. फिर देखो, ग्रुप 2 करना था। देखो। तो सबसे पहले हम ग्रुप 1 की शुरुआत करते हैं। सो फर्स्ट थिंग आपको ये समझना है, यहाँ पर देखो, जब भी हम पीरियड टेबल में पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे एक्सेप्शंस देखने को मिलेंगे, लेकिन ग्रुप 1 में जनरली ऐसे एक्सेप्शन ज्यादा नहीं है। तो यहाँ पर जो एक्चुअल ट्रेंड है विदाउट एक्सेप्शन वही नॉर्मल ट्रेंड है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ज्यादा आपको एक्सेप्शंस के तौर पे चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है। जो आप नॉर्मल चीजें पढ़े हैं पीरियोडिक टेबल में, बस वही चीज यहाँ पर एप्लीकेबल है। तो ये चीज सबसे पहले आप समझ लें दैट इन केस ऑफ अल्कली मेटल्स दे शो रेगुलर ट्रेंड्स। सर आपकी वॉइस अटक रही है। वॉइस अटक रही है? यस सर। Yes. Now is it clear, I guess? यस Yes, सर। Yes, sir. sir. अब माइक को पास रख लेता हूँ। अभी क्लियर है? Yes, हाँ sir. सर। चलिए, तो मैं आपको बता रहा था that they show regular trends in atomic physical properties. सर ये फिजिकल प्रॉपर्टी बता रहे हो ना आप इनकी? अभी तक हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन शुरू नहीं केमिकल किए हैं। बताओगे? अभी तक हम डिस्कशन शुरू नहीं किए हैं। ये ओके जस्ट सर। एक ओवरव्यू है कि यहाँ पर रेगुलर ट्रेंड्स आपको देखने को मिलेंगे। बाकी जगह पे बहुत सारी जगह पीरियोडिक टेबल्स के ग्रुप के अंदर आपको काफी एक्सेप्शंस मिलेंगे, लेकिन ग्रुप 1 एलिमेंट्स एक्सेप्शंस ज्यादा नहीं शो करते। ठीक है, तो दे शो रेगुलर ट्रेंड्स इन देयर एटॉमिक फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये आपके लिए थोड़ा आसान है समझना और पढ़ना। ठीक है, सर में ज्यादा ये एक्सेप्शंस नहीं है ये वाले। हाँ वही मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे जैसे यहाँ पर एटॉमिक नंबर बढ़ेगा ग्रुप 1 के एलिमेंट्स में ऊपर से नीचे आते वक्त, जो इनका रेगुलर ट्रेंड है वही प्रॉपर्टीज उस हिसाब से ये शो करेंगे। ठीक है, तो देखो अब इनके पास इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखा था हमने अभी? व्हाट वाज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? So NS1. S1. NS1। ठीक है, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS1। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके पास सिर्फ एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, contain just one valence electron, है ना? They contain just one valence electrons in their outermost shell. तो ये एक इलेक्ट्रॉन ये आसानी से छोड़ सकते हैं, और अगर एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे आसानी से तो ये मोनोवेलेंट केटायन बनाएंगे। ये मोनोवेलेंट केटायन बनाएंगे और इसीलिए ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इनफैक्ट हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं ये एलिमेंट्स। they can lose one electron easily
and therefore they are highly electropositive. इलेक्ट्रोपॉजिटिव वर्ड क्या होता है, ये आप सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, ये sir. आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो these are highly electropositive and also highly reactive. ये हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, इनकी रिएक्शंस क्या क्या होती है वो भी हम यहाँ पर आगे धीरे धीरे जैसे हम आगे चलेंगे हम आगे डिस्कस करते जाएंगे इनकी केमिकल रिएक्शंस। तो बताइए मुझे कि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं किसी भी ग्रुप में, अगर पर्टिकुलरली ग्रुप 1 एलिमेंट्स की बात करें तो उनका एटॉमिक नंबर बढ़ता है या कम होता है? सब बढ़ता है। Sir, बढ़ता है. बढ़ता है सर. एटॉमिक नंबर बढ़ता है। तो जो इनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी n बढ़ता Sir, है। बढ़ेगा. तो बढ़ेगा। इनकी बढ़ेगा। एटॉमिक Yes, sir. रेडियस या फिर आयनिक रेडियस बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। Sir, बढ़ेगी. बढ़ेगी। बढ़ेगी। व्हाट इज द रीजन? Number Number of of shells रेडियस बढ़ता है बढ़ रहा है। क्योंकि increase हो रहे हैं. नंबर ऑफ नंबर ऑफ शेल्स शेल को और इंक्रीज से है. स्क्रीनिंग तो नंबर इफेक्ट ऑफ भी होता है। इलेक्ट्रॉन. यस, ठीक है। तो एज वी गो डाउन द ग्रुप the electrons are added in newer shell, so the principal quantum number increases and therefore we say that the atomic and ionic radius increases. तो कोई एक्सेप्शन नहीं है इसमें, नॉर्मल ट्रेंड है। नॉर्मल ट्रेंड क्या है आप जानते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम, ये नॉर्मल ट्रेंड यहाँ पर फॉलो होता है। जनरली हम फ्रांशियम को नहीं देखते हैं क्योंकि वो रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है, चलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हैं। ये हमने बात की एटॉमिक रेडियस की। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट आयनाइजेशन एंथैल्पी। सर डिक्रीज होती है. आयनाइजेशन एंथैल्पी यहाँ पर डिक्रीज. डिक्रीज होगी। किसी भी इलेक्ट्रॉन को निकालना यहाँ पे काफी आसान होगा ना, जैसे आप नीचे जाओगे। सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करें. यस सर. तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, उसका रेडियस ज्यादा है इसलिए. यस, तो देखो किस केस में ऊपर से नीचे हम जाते हैं तो साइज बढ़ता है। अगर साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस से दूर होते जाते हैं। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता जाता है, तो उस केस में उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो कम जाता है, तो वो आसानी से भी बाहर निकल सकता है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो सीक्वेंस में क्या लिख सकता हूँ इनकी, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मुझे बताइए आप हाइड्रेशन एंथैल्पी। सर हाइड्रेशन कौन सी? हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होता है? सर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नहीं, हाइड्रेशन एंथैल्पी अलग होता है। हाइड्रेशन का मतलब आप क्या समझते हैं? सो वाटर को ऐड करना। Addition of water. H2O Yes. गेन करना. तो जब आपने गेन करने का, देखो यहाँ पे क्या मतलब है हाइड्रेशन का, कि जब आपने इन आयंस को वाटर में डिसॉल्व कर दिया, इन आयंस को जब आपने वाटर में डिसॉल्व कर दिया, किसके आयंस को, ग्रुप 1 एलिमेंट्स के आयंस को आपने वाटर में डिसॉल्व कर दिया, तो आप देखोगे कि वाटर के मॉलिक्यूल्स इन आयंस को आके सराउंड कर लेंगे, है ना, क्योंकि वाटर कैसा मॉलिक्यूल है, लुईस एसिड या लुईस बेस? सर लुईस एसिड. यस। आप जरा सोच के बोलो आप क्या बोल रहे हैं, लुईस एसिड या लुईस बेस? न्यूट्रल है ना. अरे न्यूट्रल कैसे हो सकता है? मुझे ये बताइए कि वाटर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है या किसी को डोनेट कर सकता है? सर डोनेट कर सकते. डोनेट कर सकता है। उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, 2 लोन पेयर्स हैं वाटर के पास। यस सर। सो अगर हाइड्रेशन Base, एंथैल्पी base. हमें देखनी है, हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? हाँ यस, देखो हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, जब आपने आयंस को, किसी कैटायन को या एनायन को वाटर में डाल दिया, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स उसको आके सराउंड कर लेंगे चारों तरफ। जब वाटर Yes, के sir. मॉलिक्यूल्स उसका आके सराउंड कर लेंगे तो वाटर और उस आयन के बीच में दोस्ती हो जाएगी। यस सर। अब आप तो जानते हैं कि जहां भी दोस्ती होती है लोगों के बीच में, तो वहां पर लोग कुछ गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं आपस में, है ना। तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज होगी, जब वाटर इनके साथ बॉन्ड बनाएगा तो एनर्जी रिलीज होगी, और उसी एनर्जी को बोलते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो ज्यादा अच्छी दोस्ती कहाँ होगी, अगर मान लो मेरे पास है Li+ और दूसरा है Cesium+,
तो सबसे अच्छी दोस्ती कहाँ होगी, Li+ के साथ या Cgm+ के साथ? आप समझ पा रहे हैं मैं क्या पूछ रहा हूँ? सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी किस केस में रिलीज होगी, Li+ के साथ Li+. या Cgm+ के साथ? यस सर. सर Li+ Li+ के साथ. ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर हाइड्रेशन एंथैल्पी का ऑर्डर? सर Li का क्यों ज्यादा रहेगा? Li का क्यों ज्यादा रहेगा? देखो Li+ छोटा है ना साइज में। अगर मैं Li+ की बात करूं और Cgm+ की बात करूं तो Li+ आयन सबसे छोटा है साइज में। यस सर. यस सर. अगर Li+ छोटा है तो उसको ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स आके घेर लेंगे ना चारों तरफ से, यस सर, समझ। ज्यादा से ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स उसको आकर घेर लेते हैं चारों तरफ से, तो हाइड्रेशन सबसे ज्यादा उसका होता है Li+ का। ठीक है, ठीक है सर. तो आपको ये चीज समझ में आता है दैट द हाइड्रेशन एंथैल्पी, सबसे पहले आपको ये समझ में आया कि हाइड्रेशन एंथैल्पी होता क्या है? यस सर. इट इज द अमाउंट ऑफ Yes, एनर्जी sir. रिलीज्ड, है ना, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एनी आयन गेट्स कंप्लीटली सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स। आप एक कॉमन चीज हमेशा याद रखना कि जहां भी नए बॉन्ड्स बनते हैं, जहां भी नए बॉन्ड्स बनते हैं वहां एनर्जी रिलीज होती है, और जहां पर बॉन्ड्स टूटते हैं वहां पर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। ये आपको क्लियर है? Yes sir. तो हम बोल सकते हैं दैट हाइड्रेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आयोनिक साइज। जिस आयन की साइज सबसे कम होगी उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगी। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ ट्रेंड, Li+ greater than Na+, then K+, then Cesium+, and then Francium+। ठीक है, चलिए आपको एक चीज और पूछता हूं मैं यहाँ पर। अगर आपको पूछा जाए कि आयोनिक मोबिलिटी का ऑर्डर बताओ, आयोनिक मोबिलिटी, ये जो मैंने आयन्स लिखे ना यहाँ पर Li+, Na+, K+, Cs+, आपको इनकी आयोनिक मोबिलिटी का ऑर्डर बताना है। आयोनिक मोबिलिटी का मतलब क्या होता है कि सॉल्यूशन में आयन्स किस स्पीड से मूव करते हैं, आयन्स किस स्पीड से मूव करते हैं सॉल्यूशन के अंदर, ये आपको बताना है। तो बताइए मुझे सबसे ज्यादा आयनिक स्पीड या आयनिक मोबिलिटी किसकी होगी, Li+ की? पोटेशियम. Sir, पोटेशियम. पोटेशियम तो तीसरे नंबर पे है, आप पोटेशियम सबसे पहले क्यों बोल सर रहे वो हैं? रिएक्टिविटी लिथियम। ज्यादा है ना उसका. रिएक्टिविटी पोटेशियम की ज्यादा है? Sir, Francium. यस सर, रिएक्टिविटी में पोटेशियम सबसे ऊपर। नहीं नहीं, रिएक्टिविटी सीरीज नहीं देख रहे हैं हम क्या देख रहे हैं, आयनिक मोबिलिटी। सर लिथियम। सर लिथियम आएगा फिर शायद. लिथियम सर। साइड नो पे. आइडिया सर. चलो देखो ध्यान दो, यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले ध्यान से Francium सुनना। होगा. चलो अब ध्यान दो, मेरी बात भी सुन लो। अगर हमारे पास सबसे पहले गैसियस आयंस होते, गैसियस आयंस, ठीक है, अगर गैसियस आयंस होते तो बताओ गैसियस आयंस में सबसे छोटा कौन सा होता? सर हाइड्रोजन. सबसे छोटा, अरे अल्कली मेटल की बात कर रहा हूँ मैं, अल्कली मेटल, Lithium. सर लिथियम. लिथियम। तो मुझे लिथियम. बताओ चूहा तेज दौड़ पाता है या हाथी? चूहा. चूहा सर. ये आपका फेवरेट एग्जांपल है, ठीक है, चूहे और हाथी, आप तो देखते ही हैं। तो चूहा तेज दौड़ पाता, मतलब अगर गैसियस फेस में मैं आयंस लेता तो आयनिक मोबिलिटी सबसे ज्यादा होती है Li+ की। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इन गैसियस आयंस को वाटर में डिप कर दिया, तो अब ये सारे क्या बन गए, एक्वस आयंस बन गए। एक्वस आयंस, ध्यान देना, Li+ एक्वस, Na+ एक्वस, K+ एक्वस, Cs+ एक्वस, इस तरह से सारे आयंस बन चुके हैं अब एक्वस। तो मुझे अब बताओ कि एक्वस मीडियम में सबसे तेज कौन दौड़ पाएगा? लिथियम। नहीं, एक्वस मीडियम नो में सर Francium. तो सबसे सर वो कम सराउंड हो गया ना वाटर सबसे ज्यादा. सराउंड हाँ करेगा उसको. फ्रेंशियम. सर फ्रेंशियम ने. हाँ, फ्रेंशियम का आप भूल जाओ, सीजियम की बात करो। सीजियम तो सबसे तेज कौन दौड़ पाएगा? Cesium+, सीजियम. बिकॉज अब उसकी साइज कम रह गई, समझ रहे हो आप, मतलब Li+ था, छोटा था, उसको वाटर मॉलिक्यूल से सराउंड कर दिया, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, तो हाइड्रेटेड साइज सबसे ज्यादा किसकी हो गई अब? सर लिथियम. लिथियम की। तो हाइड्रेटेड साइज सबसे ज्यादा हो गई अब
Li+ की, इसीलिए उसकी आयनिक मोबिलिटी हो गई सबसे कम। यस सर। ये पॉइंट सबको क्लियर है? यस सर। Yes, sir. तो आयनिक मोबिलिटी में यहाँ पे लिख देता हूँ, आयनिक मोबिलिटी इन एक्वस सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, Li+ एक्वस है, ठीक है, Li+ एक्वस इज लेस देन Na+ एक्वस इज लेस देन K+ एक्वस लेस देन CS+ एक्वस एंड देन, ठीक है, आप सीजियम तक की बात करो, फ्रेंशियम से आप कंफ्यूज मत हो, रेडियो एक्टिव है, ठीक है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सर रुबिडियम मिस हो गया। ओके, रुबिडियम मिस हो यस गया क्या? सर। तो रुबिडियम के साथ हम पार्शियलिटी नहीं करते हैं, उसको भी लिख देते हैं, तो रुबिडियम नाराज हो जाएगा, ठीक है। चलो, अगर मैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करूं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा कौन से आयन की होगी? रुबी इलेक्ट्रिकल सर थोड़ा कंडक्टिविटी ऊपर स्क्रॉल करो ना। बताओ, क्या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का ऑर्डर भी सेम होगा? सर लिथियम की। सर लिथियम की सर लगती है। रुबिडियम की हो गया। सेम होगा ना? यस सर, एक ही इलेक्ट्रॉन यस है सर, ना। सेम होगा सर। हाँ, आयनिक रुबिडियम मोबिलिटी की फिर सीजियम की। यस सर। या आयनिक मोबिलिटी की बात होगी या फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात, दोनों सेम चीज है, फिनोमिना सेम है। बेसिकली फिनोमिना क्या है? आयंस का मूवमेंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का ऑर्डर भी सेम रहेगा। चलिए आगे चलते हैं हम। तो ये कुछ जनरल सर चीजें, हाँ सर बोलो। आयोनिक सर पर मोबिलिटी जो में फ्रांसियम बैटरी क्यों नहीं तैयार है? हो, ओके, 1% एट टाइम, 1% एट टाइम। यस, मैं बोलूँ सर? हाँ बोलो। सर जो बैटरी तैयार होते हैं ना सर, उसमें सर लिथियम की यूज होते हैं ना सर? लिथियम आयन बैटरी, यस सर। तो फिर फ्रांसिनियम तो कभी सुना नहीं सर उसकी बैटरी। फ्रांसियम तो रेडियोएक्टिव होता है ना, उसको यूज करेंगे तो सब मर जाएंगे। नहीं सर, रुबिडियम की। यहाँ पर देखो, ये एक्वस सॉल्यूशन की बात है, लेकिन हम तो एक्वस सॉल्यूशन नहीं यूज करते ना। हम जो बैटरी यूज यस करते सर। हैं उसके अंदर पानी थोड़ी ना तो होता है क्या? यस सर, समझ गए। ठीक है, सर आपने आयोनिक मोबिलिटी में फ्रांसियम क्यों नहीं इंक्लूड किया? मैं उसको पहले भी इंक्लूड नहीं करना चाहता था। चलो इसको मैं थोड़ा सही कर देता हूँ फिर से आपके लिए। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ठीक है। हम रेडियोएक्टिव की बात नहीं करेंगे अब से, बहुत खतरनाक है वो। क्लियर? ओके सर। चलो अब हम चलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज, सर यस। सर हमसे नॉर्मली पूछेंगे तो इसका इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी का ऑर्डर तो हम डिग्रीज ही बोलेंगे, डिग्रीज डाउन द ग्रुप। इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, इंक्रीजेस ना? यस सर, वही मतलब इंक्रीज डाउन द ग्रुप। हाँ, इंक्रीज सर, इंक्रीज डाउन यस। द ग्रुप। जो आयनिक मोबिलिटी का ऑर्डर है वही होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का ऑर्डर। बेसिकली आप समझ पा रहे हो, दोनों का मतलब सेम है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब क्या हुआ कि किस रेट से आयन्स मूव करेंगे, और जिस रेट से मूव करेंगे उसी रेट से वो सॉल्यूशन कंडक्टिविटी शो करेगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। चलिए यस फिजिकल सर। प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो आपने ये चीज ऑब्जर्व की होगी कि जो अल्कली मेटल्स होते हैं वो काफी सॉफ्ट होते हैं, आप उनको चाकू से भी काट सकते हो। Yes, sir. तो सबसे यस सर। पहली फिजिकल प्रॉपर्टीज, all the alkali metals, all the alkali metals जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, इन सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज में आप रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स को छोड़ देना। all the alkali metals are silvery white। सर एग्जाम में पूछते हैं रेडिएक्टिव से सवाल। नहीं नहीं, रेडियोएक्टिव के सवाल नहीं पूछते हैं। हम जब भी ट्रेंड्स की बात करते हैं तो उनमें हम रेडियोएक्टिव को गिनते ही नहीं है, क्योंकि आप सर तो जानते इससे हो, ऊपर वाली प्रॉपर्टीज कौन सी थी फिर? ये सिर्फ आपको मैंने एक जनरल ट्रेंड्स बताए थे, जनरल ट्रेंड्स, ठीक है। हाँ यस सर।
तो हम यही सीक्वेंस पूरे चैप्टर में फॉलो करेंगे इवन ग्रुप 2 एलिमेंट्स के लिए। मैं आपको बता रहा था ऑल द अल्कली मेटल्स आर सिल्वरी लाइट है क्या? सिल्वरी वाइट सॉफ्ट एंड लाइट मेटल्स। वो सॉफ्ट होते हैं, दे कैन बी कट इवन थ्रू नाइफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर 2। नंबर 2 आप लिख सकते हैं यहाँ पर बिकॉज ऑफ लार्ज साइज लार्ज साइज होने से क्या होगा, इनका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। आप तो जानते हैं कि जब हम पीरियड में अलोंग द पीरियड मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट, तो बताओ साइज बढ़ता है या कम होता है? कम होता है। सर कम होता कम है। होता है। तो कम होता है। किसी भी पीरियड में क्या ये बोलना सही है कि अल्कली मेटल्स का साइज सबसे ज्यादा होगा? यस मतलब नोबल गैसेस नो को छोड़ के, नोबल गैसेस को छोड़ के, यस सर। यस सर यस सर। यस है ना, सर। नोबल गैसेस को छोड़ के। तो सर फॉरवर्ड डिक्रीज हो रहा तो बैकवर्ड इंक्रीज होगा ना। या ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको ये बता रहा था कि अगर हम यहाँ पर बात करें कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो इनकी साइज सबसे ज्यादा होगी, तो यस सर क्या इनकी डेंसिटी सबसे कम होगी? क्या ये बोलना सही है? यस सर Because of large size, these elements have low density. Because of large size, these elements have low density, which increases down the group. क्यों बढ़ती है नीचे की ओर जाने पर? सर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते हैं। एटॉमिक मास बढ़ता है, सर साइज बढ़ता है तो वो बढ़ेगा। एटॉमिक मास बढ़ता है ना। यस सर। बस इसमें एक एक्सेप्शन रहता है यहाँ पर, इसमें एक एक्सेप्शन रहता है, एक्सेप्ट दैट पोटेशियम इज लाइटर देन सोडियम। पोटेशियम इज लाइटर देन सोडियम। तो मतलब क्या हुआ कहने का मतलब ये है कि अगर आपने यहाँ पर लिया, अगर मैं यहाँ पर ट्रेंड की बात करूँ तो नीचे की ओर जाने पर जनरली यहाँ पर डेंसिटी जो है वो बढ़ना चाहिए था, लेकिन पोटेशियम जो है वो एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है। तो ट्रेंड क्या होगा हमारे पास? लिथियम, पोटेशियम, सोडियम सोडियम एंड देन रुबिडियम एंड सीजियम, इस तरह से। बताओ क्या ये चीज क्लियर है? सर ये पॉइंट वापस बताओ। सर लाइटर क्या वेट में है क्या ये? लाइटर नहीं, डेंसिटी की फॉर्म में, डेंसिटी। ओके सर। वेट में तो ऑब्वियस सी बात है ना, एटॉमिक मास किसका ज्यादा होता है? पोटेशियम का, है ना। यस सर एटॉमिक मास तो पोटेशियम का ज्यादा होता है। तो बस खाली ये पॉइंट यही कहता है कि डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। तो किसी भी पीरियड के अंदर अल्कली मेटल्स का साइज सबसे बड़ा होता है, तो उनका वॉल्यूम ज्यादा होने के कारण उनका डेंसिटी कम होता है। तो अल्कली मेटल्स का डेंसिटी कम होता है। और अगर अल्कली मेटल्स के ग्रुप की बात की जाए ग्रुप 1 में, तो जब हम ग्रुप 1 में ऊपर से नीचे मूव करते हैं तो एटॉमिक मास बढ़ता है। एटॉमिक मास ज्यादा फैक्टर से बढ़ता है जिस फैक्टर से साइज बढ़ता है, जिस फैक्टर से साइज बढ़ता है उसके ज्यादा कंपैरिजन में मास बढ़ता है। तो इसकी वजह से नीचे की ओर मूव करने पर डेंसिटी जो है वो बढ़ती है। ठीक है, इसीलिए आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि सोडियम इजिली कैचेस फायर ऑन वाटर। अगर पानी में भी डाल दिया आपने तो वो लाइट होने के कारण सरफेस पे आ जाता है और सरफेस पे आग पकड़ लेता है, तो इसलिए पानी में भी आग लग जाती है। क्या आप सब समझ पा रहे हैं? यस सर यस सर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। अब यहाँ पर सिंस दे हैव ओनली वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन,
since they have only one valence electron, they have weak bonds. They have weak metallic bonds. ये metals है ना, तो इनमें metallic bonds होते हैं. They have weak metallic bonds, and thus their boiling points and melting points are low. Their boiling points and melting points are low. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं. यस सर. Alkali metals and their salts. ये कलर शो करते हैं. अगर आप इनको ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में ले जाते हैं तो ये कलर शो करते हैं. Alkali metals and their salts impart characteristic color. ये इनकी एक तरह से पहचान भी होती है इनको डिटेक्ट करने के लिए, कि हर एक अपना अलग अलग इंडिविजुअल कलर शो करते हैं. कलर टू एन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम. इन विजिबल रीजन. ये कलर्स आप याद रख सकते हैं कि ये हर एक अल्कली मेटल क्या क्या कलर शो करते हैं. तो देखो, मैं यहाँ पर सबसे पहले मेटल्स लिख देता हूँ, मेटल्स, और यहाँ पर लिख देता हूँ उनके कलर. तो मेटल्स हमारे पास कौन कौन से हैं बताइए? लिथियम से लेकर सीजियम तक मेटल्स हैं आपके पास यहाँ पर, लिथियम से लेकर सीजियम तक. तो मैंने लिखा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम. अब जो लिथियम है वो शो करता है आपके पास क्रिम्सन रेड कलर. लिथियम शो करता है क्रिम्सन रेड. सोडियम शो करता है येलो. पोटेशियम शो करता है वॉयलेट. रुबिडियम शो करता है रेड. और सीजियम शो करता है ब्लू कलर. सर इनको याद रखना है. यस, ये आप याद रख सकते हो. ठीक है, कैसे आप याद रख सकते हैं इसे? आप इसे एक छोटा ट्रिक बताता हूँ आपको, उससे याद रख सकते हो. ये तो आपको याद ही है, अल्कली मेटल्स तो आपको याद ही है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम. बस यहाँ पे आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि ये क्या है, क्राई वीआरबी. क्राई वीआरबी. याद रह जाएगा. यस सर. यस सर। तो इनको हम लैब में यूज करते हैं फाइंड आउट करने के लिए कि हमारे पास कौन सा अल्कली मेटल्स दिया है हमें डिटेक्शन के लिए. तो आप क्या करते हैं, फ्लेम के पास एक स्ट्रॉन्ग होता है, तो आप उसके ऊपर छोटा सा ये पाउडर रख के इन एलिमेंट, इन मेटल्स का आप फ्लेम के पास ले जाते हैं, और जो कलर आपको फ्लेम में दिखाई देता है उससे आप समझ सकते हैं कि ये कौन सा अल्कली मेटल है आपके पास. ठीक है, उस तरह से आप चेक कर पाते हैं यहाँ पर. तो ये एक बात हो गई इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की. नेक्स्ट, इनके पास एक इलेक्ट्रॉन है बस. दे हैव ओनली वन इलेक्ट्रॉन. ठीक है, सो दे कैन इजीली लूज दिस इलेक्ट्रॉन. दे कैन इजीली लूज दिस इलेक्ट्रॉन. तो इसलिए यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी शो करते हैं. ये क्या हो गया, नंबर 5, फिफ्थ प्रॉपर्टी ना. तो इसको मैंने लिखा नंबर 5, दैट दीज एलिमेंट्स लूज इलेक्ट्रॉन on being irradiated with light. इसी वजह से आपने देखा होगा
कि जो हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स होते हैं, फोटो वोल्टेइक सेल्स होते हैं, उनमें जनरली पोटेशियम और सीजियम हम यूज करते हैं. सीजियम एंड पोटेशियम आर यूज्ड एज इलेक्ट्रोड्स इन फोटोवोल्टाइक सेल्स. ठीक है. बताओ क्या यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? यस सर. चलिए अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की. देखो, तो सबसे पहले हमने ये देखा था कि अल्कली मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव इन नेचर. सर थोड़ा स्क्रॉल करो ना. सर फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो? सर 5th पॉइंट. 5th पॉइंट. अल्कली मेटल्स के पास मात्र एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से वो लोग लूज कर सकते हैं. जैसे आपने कोई लाइट उसके ऊपर इंसिडेंट की, तो लाइट मिली तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, तो वो एक्साइट हो जाता है और आसानी से बाहर निकल जाता है. उसको आपने ये पढ़ा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में कि मान लो अगर जितना उसके पास एनर्जी बैरियर था, थ्रेशोल्ड एनर्जी जो थी, अगर थ्रेशोल्ड से ज्यादा एनर्जी मिली, यस तो सर, वो फोटो इलेक्ट्रिक उसको, इफेक्ट में. हाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, तो वहां पर उसकी वो काइनेटिक एनर्जी यस उसको सर. मिल जाती है, एक्सेस एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में रहती है उसके यस. पास. और वो उस काइनेटिक एनर्जी को लेके मेटेलिक एटम को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के भाग जाता है. ठीक है, और उसी को बोलते हैं हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट. तो वही बात है यहाँ पर कि फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स के अंदर हम जनरली पोटेशियम और सीजियम के इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं. ठीक है. यस सर. सर वापस समझे ना. चलिए केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं. तो अल्कली मेटल्स आर सर हाईली रिएक्टिव इन नेचर. यस. एक्सक्यूज मी सर. सर 5th पॉइंट नहीं करना मुझे. जब भी आपने अल्कली मेटल्स को रेडिएट किया, रेडिएट करने का मतलब है आपने उसके ऊपर कोई लाइट बीम डाली, तो आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर कोई उसको एनर्जी मिलती है, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है पहले न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एटम के अंदर रुका हुआ था. अगर आपने उसको एनर्जी दी, तो वो इस न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ देगा और मेटालिक एटम से बाहर निकल जाएगा. यस सर. बस यही बात है. और जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे की ओर जाओगे, तो बाहर निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं. ठीक है. चलिए, सो अल्कली मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव इन नेचर. क्यों ऐसा लिखा मैंने? अल्कली मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव इन नेचर बिकॉज, ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू देयर लार्ज साइज, एंड लो आयनाइजेशन एनर्जी. आप एक चीज हमेशा याद रखना, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो किस पे डिपेंड करती है? इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है ना. यस सर. केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है. तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन यस आसानी से सर. निकाल देगा, तो वो हाईली रिएक्टिव होगा. तो मुझे बताइए कि सर केमिकल रिएक्टिविटी ग्रुप में नीचे की ओर जाने पर बढ़ेगी या कम होगी? सर कम होगी. सर सोच कम होगी सर. सोच के बताओ फिर से. बढ़ेगी सर क्योंकि वो दूर दूर है. मुझे ये बताओ कि सर जब आप आसानी से लूज इलेक्ट्रॉन. करेगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से नीचे लूज जाएगा करेगा तो रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी. तो रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी. ये बात सबको समझ में आती है? यस सर. यस सर. एक तो उनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती जा रही है, जैसे वो नीचे जाएगा वैसे उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती जाएगी. ठीक है ना. तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ यस. रिएक्टिविटी ऑफ दिस मेटल्स increases on moving down the group.
ठीक है, चलिए अब हम इनकी रिएक्शंस की बात करते हैं यहाँ से। सबसे पहला मैं ले रहा हूँ यहाँ पर रिएक्टिविटी विद एयर और ऑक्सीजन। ठीक है, तो अल्कली मेटल्स ऑलरेडी हाईली रिएक्टिव होते हैं, सो दे रिएक्ट विगरसली, बहुत विगरस तरीके से रिएक्शन करते हैं। दे रिएक्ट विगरसली विद एयर टू फॉर्म ऑक्साइड्स। दे रिएक्ट विगरसली विद एयर टू फॉर्म ऑक्साइड्स, और ये ऑक्साइड्स जो है उनको अगर थोड़ा सा भी वाटर मिल गया, विच रिएक्ट विद मॉइस्चर, तो अगर आपने खुले में जो है अगर अल्कली मेटल्स को रख दिया तो वो तुरंत जो है ऑक्साइड्स बना लेते हैं, और अगर इन ऑक्साइड्स को वाटर मिल गया मतलब मॉइस्चर मिल गया तो ये क्या बना लेंगे, हाइड्रोक्साइड्स। दे रिएक्ट विद मॉइस्चर फॉर्मिंग हाइड्रोक्साइड। सर इसलिए ये लोग दूसरे सब्सटेंस में रखते हैं ना? हाँ, इसीलिए हम उसको किस में डिप करके रखते हैं अल्कली मेटल्स को, केरोसिन। केरोसिन में। देयरफॉर दे आर स्टोर्ड इन ऑयल और केरोसिन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? बताओ क्या यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? यस सर। चलिए, यस सर तो सारे अल्कली मेटल्स यहाँ पर, सारे अल्कली मेटल्स यहाँ पर ऑक्सीजन, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। दे रिएक्ट विद लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड्स। अब यहाँ पर जब ऑक्साइड्स की बारी आती है तो बेसिकली यहाँ पर तीन तरह के ऑक्साइड्स बन सकते हैं। एक तो हमारे सिंपल ऑक्साइड्स हो गए, सिंपल ऑक्साइड्स, पर ऑक्साइड्स एंड सुपर ऑक्साइड, ये तीन तरह के ऑक्साइड्स बन सकते हैं यहाँ पर, सिंपल ऑक्साइड्स, पर ऑक्साइड्स एंड सुपर ऑक्साइड्स। ठीक है, तो आप देखिए ये थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है, तो समझने की कोशिश कीजिए। जैसे मान लो मैंने लिया, कुछ इस तरह से मैं आपको दिखाता हूँ। जनरली अल्कली मेटल्स react with limited supply of oxygen to form simple oxides, ठीक है, देखो तो मेनली यहाँ पर लिथियम जो है वो ऑक्साइड फॉर्म करता है। ये कैटेगरीज आप जरा ध्यान देना, मैं आपको समझने की कोशिश करता हूँ। मेनली सर एएम्स का मतलब क्या है? अल्कली मेटल्स, मेनली लिथियम एंड लिटिल बिट सोडियम, मेनली लिथियम एंड लिटिल बिट सोडियम, दे फॉर्म ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स किस तरह से, जिसके ऊपर O2 माइनस हो। तो लिथियम की जैसे मैंने एग्जांपल लिया, लिथियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स 2Li2O, ये क्या है, आपके ऑक्साइड है, दिस आर नथिंग बट ऑक्साइड्स। ठीक है, तो लिथियम के ज्यादा चांसेस होते हैं ऑक्साइड बनाने के, और सोडियम के थोड़े चांसेस कम होते हैं। ठीक है, फिर अगर मैंने लिया सोडियम और पोटेशियम को कंपेयर किया, तो मेनली सोडियम एंड लिटिल बिट पोटेशियम, इनके चांसेस होते हैं पेरोक्साइड फॉर्म करने के, जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया सोडियम 2Na+O2, इट गिव्स Na2O2, तो ये क्या बनाया इसने, पेरोक्साइड बनाया, पेरोक्साइड। ठीक है, सोडियम जब रिएक्शन करता है तो ये बनाएगा सर ये आप पेरोक्साइड। हाँ बोलो। सर ये आप सिर्फ फर्स्ट पीरियड की बात कर रहे हो क्या? फर्स्ट पीरियड की बात कर रहे हो? फर्स्ट ग्रुप
फर्स्ट sir. ग्रुप ओनली अल्कली मेटल्स, हम अभी अल्कली मेटल्स पर ही फोकस कर रहे हैं बस, ठीक है। और जो बाकी सारे हैं नीचे वाले, मतलब लिथियम और पोटेशियम को छोड़ के, मतलब पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सारे जनरली यहाँ पर सुपर ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। मतलब जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे की ओर जाते हो तो सुपर ऑक्साइड बनाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। सुपर ऑक्साइड बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, जस्ट अ सेकेंड। कल्पना, व्हाट यू आर सेइंग अबाउट लिथियम मोनोऑक्साइड, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? लिथियम कभी भी मोनोऑक्साइड नहीं बना सकता। मोनोऑक्साइड का मतलब LiO नहीं बनाएगा वो, क्योंकि लिथियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है हमेशा, +1, लेकिन ऑक्सीजन तो कभी -1 शो नहीं करता, तभी शो कर पाएगा ना। ऑक्सीजन क्या शो करता है, 2-। तो लिथियम LiO नहीं बना सकता कभी भी, क्योंकि LiO के केस में क्या हो गया, वो Li+2 शो करना पड़ेगा उसे, लेकिन लिथियम तो +2 शो नहीं कर सकता। डाउट क्लियर है? यस सर। तो बाकी सारे जो मेटल्स हैं, मतलब आपके नीचे वाले, दैट इज पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो इनके सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं सुपर ऑक्साइड बनाने के। ये क्या बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड का मतलब हुआ O2-1, O2-1। ठीक है। अब ऐसा हुआ क्यों, इसका मैं रीजन आपको बताने की कोशिश करता हूँ, जरा ध्यान देना यहाँ पर। देखो, सबसे पहले मैंने लिए ऑक्साइड। ऑक्साइड क्या होते हैं बोला, O2-, ठीक है। फिर पर ऑक्साइड क्या होते हैं आपके पास, O2-2-। फिर आपके पास हैं सुपर ऑक्साइड क्या होते हैं, O2-1। अब जरा ध्यान देना, एक ऑक्सीजन एटम पर फोकस करना आप। एक ऑक्सीजन एटम पर यहाँ पे चार्ज कितना आया नेट, -2। इसमें एक पे चार्ज कितना आया, -1। इसमें एक पे चार्ज कितना आया, -12। तो जैसे जैसे आप ऑक्साइड पर ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड से नीचे की तरफ मूव कर रहे हो, तो यहाँ पर चार्ज डेंसिटी बताओ बढ़ रही है या कम हो रही है? चार्ज डेंसिटी यहाँ पर कम हो रही है। अब आप जरा एक चीज नोटिस करना, घट रही है। हाँ, चार्ज डेंसिटी घट रही है। तो देखो कि जिसके पास चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा है वो किसके साथ बॉन्ड बनाना पसंद करेगा, लिथियम के साथ, यस सर। क्योंकि लिथियम का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा, क्योंकि उसका साइज बहुत छोटा है। क्या आप समझ पा रहे हो, बताइए हाँ या ना। जो Li+ है, Li+ के केस में लिथियम का साइज छोटा सा है, तो उसका न्यूक्लियस जो है इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को सबसे ज्यादा टाइटली होल्ड करके रखा हुआ है। तो Li+ का पॉजिटिव चार्ज वो काफी कॉन्सेंट्रेटेड है, समझ रहे हो। Li+ का साइज बहुत छोटा है, तो वो उसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, तो वो सबसे अच्छा बॉन्ड बना पाएगा ऑक्साइड के साथ। तो इसीलिए जो Li+ आयन है वो ज्यादातर ऑक्साइड शो करते हैं। और जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे जाते हो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा, तो जैसे जैसे आप नीचे जाओगे उनकी टेंडेंसी होगी सुपर ऑक्साइड फॉर्म करने की। क्या ये चीज क्लियर है? सर ऊपर में से एक डाउट था सर। बोलो। सर वो मेनली और लिटिल मतलब उसका कुछ समझा नहीं। वो उसका रीजन मैंने आपको नीचे दिया ना, कि जो ऊपर वाले हैं, जैसे लिथियम हो गया, तो लिथियम का साइज छोटा होता है, तो उसका चार्ज डेंसिटी, चार्ज काफी कॉन्सेंट्रेटेड है क्योंकि साइज छोटा है। यस सर। तो हाँ और इधर सबसे ज्यादा चार्ज डेंसिटी किसका था, O2- का, ऑक्साइड का। हाँ। तो ऑक्साइड Li+ के साथ सबसे अच्छा स्टेबल बॉन्ड बना पाता है, समझ में ओके आया। सर। तो लिथियम हाँ के ज्यादा चांसेस हैं ऑक्साइड बनाने के, और सोडियम के कम हैं। क्यों, क्योंकि अब सोडियम का साइज बढ़ गया। सर, चांसेस कम है लेकिन बना सकता है बनाने के लिए। बना सकता है, लेकिन ऑक्साइड किसका ज्यादा स्टेबल होगा, लिथियम का या लिथियम सोडियम सर का? का। आपने साथ में लिथियम क्यों का। लिखा है? कहाँ पर साथ में लिखा है? मेनली
Mainly lithium and little Nbit. लिटिल बिट सोडियम। क्यों? क्योंकि हाँ जैसे सर, वो जैसे क्यों आप लिखे हैं? जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो साइज बढ़ता जाएगा ना। तो बाकी पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ये तो कभी भी नहीं बनाते हैं ऑक्साइड, ये तो कभी भी नहीं बनाते हैं। लेकिन लिथियम और सोडियम कुछ हद तक बना पाते हैं ऑक्साइड। उनमें से भी सोडियम बहुत कम बनाता है, ज्यादातर लिथियम ही बनाता है ऑक्साइड। यस सर, समझा। समझ में आ गया? उसी यस सर। तरह से जो पेरोक्साइड है वो सबसे ज्यादा कौन बनाता है? सोडियम। सोडियम। ठीक है। लेकिन जो हमारे पास नीचे वाले हैं, दैट इज पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनका साइज ऑलरेडी इतना बड़ा होता है तो इनकी चार्ज डेंसिटी काफी कम होती है। तो चार्ज डेंसिटी काफी कम है तो ये किसके साथ स्टेबल बॉन्ड बना पाते हैं? इनके जैसे आयंस के साथ, जो कि कौन है? सुपर ऑक्साइड्स। सुपर ऑक्साइड्स कौन से एलिमेंट्स बनाते हैं? क्या बोलेंगे आप? नीचे वाले, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। ठीक है। क्या यहाँ तक क्लियर है आपको? Yes, sir. So Li plus has highest charge density and therefore it forms stable bond with oxygen, O2 minus। ठीक है, चलिए यहाँ तक सारा क्लियर है। यस सर सर। हम इनको ऐसे बोल सकते हैं कि नीचे वाले एलिमेंट डाउन द ग्रुप हाईली रिएक्टिव होते हैं, इसलिए ये सुपर ऑक्साइड्स बनाते हैं। ऐसी बात नहीं है। बेसिकली यहाँ पर चार्ज डेंसिटी मैटर करता है। चार्ज डेंसिटी मैटर्स हियर। ठीक है, चार्ज डेंसिटी मैटर करता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन, करेक्ट रीजन क्या होगा इसका? चार्ज डेंसिटी, ना कि रिएक्टिविटी। क्लियर है यहाँ तक? यस। एक और रिएक्शन जो यहाँ पे देखने को मिलती है, हाँ हमने पहले क्या बोला था कि नीचे ग्रुप में जाते वक्त रिएक्टिविटी बढ़ती है या कम होती है? बढ़ती है। बढ़ती है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन यहाँ पर देखने को बढ़ती है। मिलता है। इसका एक एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन ये है कि लिथियम जो है, सिर्फ लिथियम एक ऐसा अल्कली मेटल है जो डायरेक्टली नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करता है। लिथियम इज द ओनली मेटल which reacts directly with nitrogen to form nitrides। ठीक है, रिएक्शन क्या होगी? मैंने लिखा लिथियम प्लस नाइट्रोजन reacts to give Li3n। इसको मैंने बैलेंस कर दिया तो ये हो गया आपके पास 6 Li और यहाँ पे मैंने लिख दिया 2। इस तरह से ये बनता है 2Li3n। इसको बोलते हैं लिथियम नाइट्राइड। ये एक आयनिक कंपाउंड है, कोवेलेंट नहीं है, ये आयनिक कंपाउंड है Li3n। ठीक है, एक चीज और यहाँ पर आप नोट कर लें, that all the oxides of alkali metals are ionic in nature, and therefore they are soluble in water। आपने ये चीज केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ी होगी कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक। पढ़ा है आपने? लाइक डिसॉल्व्स लाइक कि पोलर मॉलिक्यूल्स जो हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स आर soluble in polar solvents। तो आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? पोलर। और वाटर भी क्या है? पोलर। तो इसीलिए आयनिक कंपाउंड्स वाटर में सोल्यूबल होते हैं, जबकि
कोवेलेंट कंपाउंड्स वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये सारे आयनिक कंपाउंड जो हैं इनके ऑक्साइड्स जो हैं वो सारे वाटर में सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, अब मुझे बताइए कि सॉल्युबिलिटी की अगर बात की जाए, सॉल्युबिलिटी की अगर बात की जाए तो सॉल्युबिलिटी नीचे की तरफ जाने पर बढ़ेगी या कम होगी? सर कम हो। तो बढ़ेगी। चलो समझो इसे। मैं ऑक्साइड्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ये ऑक्साइड्स पानी में सॉल्युबल होते हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि इनका ऑर्डर क्या होगा, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। सॉल्युबिलिटी इन वाटर, देखो मैंने लिखा। शिवम कोई डाउट है? नो सर। नो सर, गलती से दब गया था। सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करो ना। सॉल्युबिलिटी इन वाटर की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास ऑक्साइड्स कौन कौन से हैं यहाँ पर? ऑक्साइड्स अगर मैं बात करूं ऑक्साइड्स की, तो देखो हमारे पास है लिथियम ऑक्साइड Li2O। आप मुझे बताओ कि आयनिक नेचर नीचे जाने पर बढ़ेगा या कम होगा? मैंने लिया Li2O, Na2O, K2O, Rb2O एंड CS2O। तो जब आप ग्रुप में नीचे की तरफ मूव करेंगे तो आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा या कम होगा? किसके आयन आसानी से बनेंगे, लिथियम के या सीजियम के? सीजियम। सीजियम का आयन आसानी से बनेगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। समझ पा रहे हो आप? जो कंपाउंड जितना यस ज्यादा सर। आयनिक होगा वो पानी में उतना ज्यादा सॉल्युबल होगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ कि जैसे आप ग्रुप में नीचे की तरफ मूव करते हैं तो सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस ऑक्साइड्स इन वाटर इंक्रीजेस। ठीक है, तो मतलब Li2O से CS2O की तरफ मूव करने पर यहाँ पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। इज दिस पॉइंट क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट। यस सर। अभी तक हमने देखी रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन और एयर। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर रिएक्टिविटी विद वाटर। चलिए आप जल्दी से अपना अटेंडेंस डाल दीजिए चैट बॉक्स में एवरीवन। रिएक्टिविटी विद वाटर हम ये ऑलरेडी समझ चुके हैं दैट अल्कली मेटल्स रिएक्ट वेरी विग्रसली विद वाटर। और थोड़ा सा ही पानी या मॉइस्चर मिल गया तो फटाफट से रिएक्शन कर लेते हैं। ठीक है, सो अल्कली मेटल्स रिएक्ट वेरी विग्रसली विद वाटर, और वाटर के साथ रिएक्शन होगी तो बनेगा क्या? क्या बनेगा आप बता सकते हैं मुझे? व्हाट विल बी फॉर्म्ड? आपको कुछ याद आ रहा है? हमने पिछले चैप्टर में एक रिएक्शन पढ़ी थी इसी के बारे में, कुछ याद आ रहा है? हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड बनेंगे और क्या बनेगा? यस कम ऑन, और क्या बनेगा जल्दी से बताइए। मान लो कोई भी अल्कली मेटल लिया मैंने M, उसकी रिएक्शन करवाई वाटर के साथ, तो बनाओ क्या बनेगा? बताइए मुझे क्या बनेगा यहाँ पर? हाइड्रोजन गैस। करेक्ट, हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस की बुलबुलें निकलेंगे। ठीक है, काफी विग्रस रिएक्शन होती है ये। तो इस तरह से बेसिकली आपको जहां भी हाइड्रोजन दिख जाए, अल्कली मेटल को अगर कहीं से भी हाइड्रोजन मिल जाए, मतलब अगर अमोनिया से भी मिल जाए, अमोनिया है, कोई भी प्रोटॉन डोनर्स हैं, जो भी उसको हाइड्रोजन दे दे, तो बस वहां से हाइड्रोजन गैस निकाल लेते हैं अल्कली मेटल्स। काफी विग्रस रिएक्शन करते हैं। जो भी ऐसे प्रोटॉन डोनर्स होते हैं, जैसे अल्कोहल हो गया, अल्कोहल भी आपको H दे सकता है, अमोनिया हो गया, टर्मिनल अल्काइंस हो गए, ये सारे जो हैं ये काफी विग्रस रिएक्शन सर शो करते हैं। यस सर वो प्रोडक्ट में M है क्या? 2MOH। यस 2MOH मेटल हाइड्रोक्साइड है, मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो वाटर से तो रिएक्शन करते ही हैं, लेकिन और भी जो कंपाउंड्स जो H दे सकते हैं H, उनके साथ ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आपके लिए, कोई भी अल्कली मेटल लिए मैंने, और यहाँ पे लिया मैंने मान लो अल्कोहल लिया कोई ROH, या फिर मैंने अमोनिया लिया, या फिर मैंने कोई टर्मिनल अल्काइन लिया RC ट्रिपल बॉन्ड CH। इन सब में देखो एसिडिक हाइड्रोजन है या फिर एक्टिव हाइड्रोजन है, तो इन सब के साथ ये रिएक्शन शो करके
हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर देता है। अल्कली मेटल्स इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। बताइए यहाँ तक सर सब वो कुछ क्लियर है? कंपाउंड एसिडिक होना जरूरी है? एसिडिक हो या ना हो, उसमें प्रोटॉन देने की क्षमता होनी चाहिए, मतलब वो H दे पाए। मतलब बेसिकली आप ये समझ लो कि वो जो H है वो किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा होना चाहिए। देखो यहाँ पर वाटर में क्या है कि वाटर में H जो है वो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हम जानते हैं, फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। अमोनिया में भी N से जुड़ा हुआ है। लेकिन जो टर्मिनल अल्काइन है उसमें भले ही वो कार्बन से जुड़ा हुआ है, लेकिन वो कार्बन कौन सी हाइब्रिडेशन वाला है? sp हाइब्रिडेशन वाला। sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा होती है, ठीक है? तो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन भी काफी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, इसीलिए उसका H भी निकल जाता है यहाँ से, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? यस सर। ठीक है, Yes, sir. so we end here and then we'll continue this chapter in next class. Thank you, sir. Okay, yeah. थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर।